सबने पता है क्या होता है। हाई, हाई वाला हाई नहीं है, HAI वाला हाई है, ठीक है। हाई क्या है? वेरी गुड। हाई है आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड, बोलो, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से क्या समझते हो, क्या होता है? हॉस्पिटल से मिलने वाली, ठीक है। जो पेशेंट को हॉस्पिटल से मिलता है इन्फेक्शन, जो पेशेंट की खुद की डिजीज नहीं होती, जो हॉस्पिटल से उसको सेकंड डिजीज मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो एक बार लिख लो। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन is an infection is an infection acquired by a patient during the time spent in the hospital. I may originated from endogenous and exogenous. Endogenous and exogenous source, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, हाई इज एन इन्फेक्शन, हाई हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन is an infection acquired by a patient during the time spent in the hospital. High may be originated from exogenous and endogenous endogenous source. ये जो मैंने आपको अभी जो डेफिनेशन लिखा है, ये आपको समझ में आया? एक बार बोलो आप लोगों ने क्या लिखा? ये लाइन आपको समझ में आई कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कब होता है? जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, यानी कि वो हॉस्पिटल के अंदर जब एडमिट होता है तब जो इन्फेक्शन उसे मिलता है, ठीक है। कैसे मिलता है? बाय एंडोजीनियस, यानी कि अंदरूनी और बाहरी सोर्स, किसी भी वजह से हो सकता है। जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो बहुत सारे रूट होते हैं क्रॉस इन्फेक्शन लेने के, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एंडोजीनियस यानी कि अंदरूनी, एक्सोजीनियस यानी कि बाहरी, ठीक है। किसी भी सोर्स से उसको एक सेकेंड डिजीज या सेकेंड इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसमें रूट कौन कौन से होते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आप सबको पता है कि हम सबने पढ़ा है कि 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, दूसरा कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट। ये सब आपने पढ़ा है ना कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं। पहला सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ठीक है। सेकंड कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। सेंट्रल लाइन रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, फोर्थ वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट। ये तो सब आपको पता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इन सब से होता है, या हम इन चारों चीज़ों को कंसीडर करते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए। मेनली रीज़न यही होता है, मेन पॉइंट्स हमारे ये हैं। लेकिन रूट क्या, ये चीज़ कैसे कंसीडर होती है? रूट कैसे मिलता है, कैसे पहुंचता है पेशेंट तक?
इंट्रावेनस, फीको ओरल रूट। दो तरीके से रूट, तीन रूट होते हैं, ठीक है, लिख लो। पहला रूट होता है डायरेक्ट, सेकंड इनडायरेक्ट, थर्ड एयरबोर्न, फोर्थ कॉमन व्हीकल। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लिख लो, डायरेक्ट रूट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एयरबोर्न और कॉमन व्हीकल स्प्रेड। तो रूट कौन कौन से हो गए? मैं भी नीचे का सब मिटा रही हूँ, सबने लिख लिया था ना ये? मैम कॉमन क्या है, क्या लिखी? ये उतार लिया था? हाँ जी, देखो, मैं फिर से बता रही हूँ। हाय, हम सबको पता है क्या क्या होता है? सर्जिकल साइट, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेंट्रल लाइन रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन और वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट। लेकिन रूट क्या है, कैसे होता है? पहला डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। दूसरा इनडायरेक्ट कांटेक्ट, तीसरा एयरबोर्न, चौथा कॉमन व्हीकल स्प्रेड, ठीक है। चार चीजें आपको समझ आ गई, आपको चार कॉज रूट पता चल गए। पहला कौन सा है? डायरेक्ट, सेकंड इनडायरेक्ट, थर्ड एयरबोर्न, फोर्थ कॉमन व्हीकल। डायरेक्ट कांटेक्ट से समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट कांटेक्ट क्या होगा? जिससे पेशेंट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, कैसे हो सकता है? हमारे हैंड से और हमारे क्लोथ से। इसे लिख लो, लिखना चाहते हो तो। डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे होगा? पहला, ये मिटा दूं, ये लिख लिया? हाँ मैम, ठीक है। डायरेक्ट में पहला है, मैं डायरेक्ट के पॉइंट बता रही हूँ आपको, ठीक है। लिख लो, हैंड्स, लिख लिया? क्लोथ्स, क्लोथ्स ऑफ स्टाफ एंड पेशेंट। फीको ओरल रूट, हाँ। क्लोथ्स ऑफ स्टाफ के साथ ये पेशेंट जो मैंने लिखवाया, इसमें क्या है? पेशेंट का क्या? पेशेंट को जो बेड क्लोथ देते हो ना, तो लिनन प्रोवाइड करते हो ना, पेशेंट को बेडशीट वगैरह देते हो, तो वो पेशेंट क्लोथ्स, ठीक है। उसमें क्या क्या आएगा आपका? पेशेंट के पर्सनल आइटम्स हो गए, पेशेंट का बेड लिनन हो गया। हमारे क्लोथ्स क्या है? हम लोगों के भी जो कपड़े होते हैं, हमारी जो यूनिफॉर्म होती है, वो गंदी होती है। जब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में जाते हैं, कभी कभी देखा कैमरा लगाते वक्त हम लोग टच होते हैं, हमारा हाथ सैनिटाइज ना हो या हमारी यूनिफॉर्म टच हो जाती है। ऐसा तो नहीं कि हमारी यूनिफॉर्म एकदम सैनिटाइज है। मोस्टली कब होता है? जब आप ड्रेसिंग करने जा रहे होते हो। मेजर ड्रेसिंग पे क्या होता है? कांटेक्ट में आते हो ना, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है, जिससे पेशेंट को डायरेक्टली इन्फेक्शन हम पहुंचा रहे हैं। सेकंड क्या है? इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे कैसे होता है? ये हो गया, डायरेक्ट वाला लिख लिया। अब है इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे कैसे होगा? कोई आइडिया? और उसमें आएगा ना, करेक्ट, सही। और जैसे किसी को ब्लीडिंग हो रहा हो तो पेशेंट को हम आईवी लगाने जाएं तो क्लीन नहीं करें।
है ना, इनडायरेक्ट कांटेक्ट है ना। अगर उसका कंपाउंड क्लीन नहीं है या प्रॉपर उसके वॉशरूम की क्लीनिंग नहीं हुई है तो मोस्टली यूटीआई कहाँ से मिलता है? वॉशरूम से। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैथेटर लगाने से ही हो रहा हो यूटीआई। सेकंड रीजन क्या हो सकता है इनडायरेक्ट वे? कौन सा होता है कि अगर आप अनक्लीन कंपाउंड यूज करें या वॉशरूम यूज करें, मोस्टली होता है ना यूटीआई। ये कॉमनली सब किसी को भी हो जाता है। जब आप अपनी प्लेस में जाते हो तो होता है ना, ट्रेन में जाओ, आप कहीं रेलवे स्टेशन पे रुक रहे हो, जब हम कॉमन टॉयलेट यूज करते हैं मोस्टली 90% फीमेल को यूटीआई हो जाता है, बहुत सेंसिटिव होती है। करेक्ट है। सेकंड वे कौन सा होगा? कंटामिनेटेड अब बताओ, ये एक मेजर कॉज है कि नहीं है? कंटामिनेटेड मतलब क्या होता है? जंग लगा हुआ। जब हम कोई भी कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट पेशेंट के ऊपर यूज करेंगे, मोस्टली कंटामिनेटेड क्या होता है? चिटिल फोर्सप। अगर किसी भी इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट की आप प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करोगे तो देखा उसमें रस्ट लग जाता है, चाहे वो सीजर हो, आर्टरी फोर्सप हो। अगर आप गीला भी उसको छोड़ देते तो उसमें आपने कभी देखा होगा जंग लग जाता है। अगर वो प्रॉपर स्टाइल ना हो, प्रॉपर क्लीन ना हो और आप पेशेंट में यूज करोगे तो क्या करोगे? इनडायरेक्ट वे में पेशेंट को आप इन्फेक्शन दे रहे हो, ठीक है। या आपके इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट आपने जो यूज किए हैं पेशेंट को ड्रेसिंग करने के टाइम पे या किसी और रीजन से वो स्टाइल नहीं है, या आपने जो गॉज यूज किया, पैड यूज किया, वो स्टाइल नहीं है। आपने डायरेक्ट गॉज के हाथ में ड्रम में आपने हाथ डाल दिया, अनस्टाइल टेक्निक आपने फॉलो करी। तो ये सब क्या है? ये सब एक इनडायरेक्ट वे है पेशेंट को इन्फेक्शन देने का। आपको दिखाई तो नहीं दे रहा ना कि हमारे हाथों में जर्म्स है। अगर हम अपने हाथों से बिना टच, बिना हैंड सैनिटाइज किए हम किसी भी स्टाइल चीज़ को पकड़ रहे हैं या बिना ग्लव्स का यूज़ करते, तो वो स्टाइल है? उसकी स्टेबिलिटी वही खत्म हो जाती है जब आप अपने हाथ बिना क्लीन हाथों से आप या बिना ग्लव्स पहने हाथों से उसको टच कर रहे हो। तो इसलिए क्यों बोलते हैं कि स्टाइल प्रोसेस क्या होता है? स्टाइल प्रोसेस यही होता है, ठीक है। तीसरा रीजन क्या होगा? अब बताओ, ये चीज आप लोग यूज कर रहे हो, बेड पैन और यूरिनल, क्या करते हैं? इस पेशेंट का उठाया उस पे, उसका उठाया उस पे, क्या इससे क्या दे रहे हो? इन्फेक्शन ट्रांसफर कर रहे हो इधर से उधर। अगर किसी भी बेड पैन की, यूरिनल की आप प्रॉपर वे में क्लीनिंग नहीं करोगे, सैनिटाइज नहीं करोगे तो क्या होगा? एक दूसरे का यूज करने से क्रॉस इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तो ये कौन सा वे था आपका? इनडायरेक्ट। मिटा दो। थर्ड क्या था? एयरबोन। अब एयरबोन क्या होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। स्नीजिंग से, कफिंग से। वेरी गुड। ड्रॉपलेट नाम सुना है ना? जब आप डायरेक्टली पेशेंट के मुंह पे जाके बिल्कुल फेस टू फेस बात कर रहे हो, कफिंग के टाइम पे, स्नीजिंग के टाइम पे क्या होता है? ये जब हम बोलते हैं, जब हम खांसते हैं तो क्या होता है? हमारे मुंह से जर्म्स निकलते हैं, ठीक है। अगर हमने मास्क नहीं पहना है और हमने कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो एयरबोन से आपको क्या मिलता है? ठीक है। फोर्थ था कॉमन व्हीकल स्प्रेड। अब व्हीकल मतलब क्या? और ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनडायरेक्ट वे में पेशेंट के पास या डायरेक्ट वे में पेशेंट के पास तक पहुंच रही है, इवन आप लोगों के पास भी आती है? कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर आप दे रहे हो ना 24/7 को पानी दे, आप पेशेंट को क्या प्रोवाइड कर रहे हो? वाटर फैसिलिटी देते हो, फूड फैसिलिटी दे रहे हो। कभी हम लोग इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं? हमने कभी देखा नहीं। पानी अगर हम जो पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंटामिनेटेड है या कल्चर उसका नहीं हुआ है या उसमें ग्रोथ है, कैसे पता चलेगा? तो अगर आप किसी गंदे पानी को पियोगे तो क्या होगा? इन्फेक्शन होगा। वही सेम चीज़ अगर आप कोई गंदा खाना खाओगे तो क्या होगा? इन्फेक्शन डेवलप होगा। तो ये चीज़ तो हमें नहीं पता ना, तो इसको बोलते हैं कॉमन व्हीकल रूट। कौन कौन सा होगा कॉमन व्हीकल रूट आपका?
वाटर एंड फूड। ठीक है, लिख लो इसे। फोर्थ वाले में था ये कॉमन व्हीकल रूट आपका है वाटर एंड फूड। रूट समझ में आ गया? टाइप आपको मैंने बताया 4 टाइप के हो गए। रूट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद क्या लिखवाया था मैंने आपको? डिजीज एंड ऑर्गेनिज्म। अब आपने जो पढ़ा कि रूट क्या, टाइप क्या होता है, रूट कैसे, लेकिन ये डिजीज स्प्रेड कैसे होती है? ऐसा क्या होता है कि हम सेकेंड इन्फेक्शन कैच करते हैं? क्या मिलता है? हम क्यों बीमार होते हैं? इन्फेक्शन क्या है? इम्यूनिटी लो होने की वजह से बेसिकली हम लोग एक बैक्टीरिया रिसीव करते हैं, अलग अलग टाइप के। हर बैक्टीरिया का एक कल्चर, आपने कभी सुना होगा कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, पढ़ा है ना, जिसके लिए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स भी बनी होती है। कौन सा इन्फेक्शन, कौन सा बैक्टीरिया कैसे पहुंचता है पेशेंट के पास तक, इसी को बोलते हैं डिजीज एंड ऑर्गेनिज्म। अगर आपको लिखना है तो इसे लिख लो। जैसे डिजीज एंड, आपने सुना है एसिनोबैक्टर, जब हम किसी पेशेंट का कल्चर कराते हैं तब पता चलता है कि कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। आपने बहुत सारे बैक्टीरिया के नाम सुने होंगे, अगर नहीं है तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कल्चर में क्या देखते हैं, कौन सा बैक्टीरिया है, उसका हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट होता है, वो कौन से पार्ट पे इफेक्ट करता है, हमारे कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट करता है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे एसिनोबैक्टर है, आपने पढ़ा होगा कि कल्चर में देखा होगा एसिनोबैक्टर सी। एसिनोबैक्टर एक बैक्टीरिया है, और देखते हो ना ई कोलाई मोस्टली यूरिन में होता है, कैंडिडा, ये सब देखा है। तो कौन सा बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट कर रहा है, वो हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे एसिनोबैक्टर हमें कहाँ से मिलता है? सॉइल और वाटर से। अगर हम गंदा पानी पीते हैं या डस्ट में रहते हैं तो हम कौन सा बैक्टीरिया मोस्टली कैच करेंगे? क्लेप्सिला, क्लेप्सिला पढ़ा है ना, सबसे डेंजरस होता है क्लेप्सिला और स्टेप्टोकोकस, जो हमारे नेल्स में होता है। हेपेटाइटिस कैसे मिलता है आपको? ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, पर्सन टू पर्सन होती है। कौन कौन सी? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV। ये सब कैसे मिलता है? ह्यूमन टू ह्यूमन। ठीक है, तो ये सारी किस चीज़ में आएगा? ये सब आपका डिजीज एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक, ये इतना डीप पे जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किससे क्या होता है। ठीक है, हमें कैसे डिजीज़ मिलती है, हम कैसे बीमार होते हैं, या पेशेंट कैसे बीमार होता है, सेकंड इन्फेक्शन कैसे कैच करते हैं। ठीक है, कौन कौन से रूट होते हैं, किस किस टाइप से पेशेंट सेकंड इन्फेक्शन कैच कर सकता है, जिसकी हम लोग केयर करें। अब ऐसे कौन से पेशेंट हैं जो बहुत जल्दी सेकंड इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं? पहला आपका वल्नरेबल पेशेंट। ठीक है, जो आपका इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, सबसे जल्दी इन्फेक्शन कैच करेगा, जिसकी इम्यूनिटी पावर एकदम वीक होगी। आपके न्यूबॉर्न बेबी हो गए, और ओल्ड एज पर्सन हो गए, बेड रिडन पर्सन पेशेंट हो गए, सर्जिकल पेशेंट हो गए। इन सब का क्या है? इम्यूनिटी वीक होती है, तो इनके सेकेंड इन्फेक्शन लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या केयर देनी होती है, हम कैसे रोक सकते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन? आपको पता है, आपने CDC सुना है? CDC क्या होता है? आज आप जाके एक बार पढ़ना CDC क्या होता है। CDC है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। क्या है CDC? एक संस्था है, इसे पढ़ के बताओ। ठीक है, छोटा ही, आप लोगों को पता होना चाहिए कि CDC क्या होता है। तो अब हम पॉइंट पे आते हैं। बेसिकली क्या है आपका? हाई
वाई क्या है आपका? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। कैसे होता है? जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसे हॉस्पिटल से एक सेकंड इन्फेक्शन मिलता है, जिससे हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का नाम देते हैं। वो कौन कौन सी डिजीज में मोस्टली होगा? हम किस किस को काउंट करते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन? फर्स्ट SSI सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, सेकंड कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, थर्ड सेंट्रल लाइन रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, फोर्थ वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट। ये चार आपके हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं। ये क्लियर हो गया? रूट मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं, चार तरीके से रूट। कॉमन व्हीकल स्प्रेड में क्या क्या आएगा? व्हील चेयर स्ट्रेचर का नाम मत लेना। कंटामिनेटेड वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड लगा हुआ, ठीक है। उसके बाद किस किस को ज्यादा हो सकता है? रिस्क किसको है? वल्नरेबल पेशेंट का रिस्क ज्यादा होता है, जैसे न्यूबॉर्न बेबी हुए, ओल्ड एज हुए, बेड रिडन हुए, सर्जिकल ऑपरेटेड पेशेंट हुए, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब रिस्की पेशेंट, या इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज कैंसर पेशेंट हुआ, ये सब क्या होते हैं? इन सब की इम्यूनिटी पावर बहुत वीक होती है, ठीक है। तो ये लोग बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच करते हैं। क्लियर है? अभी इसमें कोई डाउट है आपको? हाई में याद रहेगा हाई क्या होता है? देखो, हाई हम कब कंसीडर करते हैं? आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को पहले से ही बीमारी थी या हॉस्पिटल से मिली है? ये कैसे पता चलेगा? कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करोगे कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है? हो सकता है पेशेंट को पहले से ही प्रियंका कल्चर करेंगे कब, किस कंडीशन में? पेशेंट को हॉस्पिटल में आने के बाद जब पेशेंट कुछ और डिजीज लेके आता है हमारे पास और 48 आवर्स के बाद उसे उसकी डिजीज से अलग कोई सिम्टम्स समझ आते हैं, तब हम ये देखते हैं कि विदिन 48 आवर्स हमने क्या किया था, कि पेशेंट को कैथेटर डाला था, सेंट्रल लाइन डाला था, या क्या हुआ था। 48 आवर्स के बाद जिस डिजीज के लिए एडमिट होता है उसके अलावा अगर कोई और सिम्टम होते हैं, या उसे फीवर आता है, या यूरिन में क्या होगा? बर्निंग मिक्चुरेशन, और कभी आपने देखा है, सुना है फ्लेबाइटिस? हाँ, सबने हाँ बोला, देखा है ना फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ सिम्टम ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। आपको पता चल रहा है ना कि आपको एक सिम्टम मिल रहा है, तब हम क्या करते हैं 48 आवर्स के बाद? तो 48 आवर्स के बाद अगर किसी पेशेंट को किसी और सिम्टम भी कोई और सिम्टम नजर आता है तो वो क्या कहलाएगा आपका? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जैसे कैथेटर डालने से अगर उसको हुआ, हमने कैथेटर जब डाला उसे तब कुछ नहीं था, लेकिन 48 आवर्स के बाद उसे फीवर आना शुरू हुआ, बर्निंग मिक्सचरेशन शुरू हुई, यूरिन रिटेंशन शुरू हो गया, तो क्या होगा ये? तब हम क्या करते हैं? तब हम ऐसे में कल्चर भेजते हैं, तब हमें पता चलता है कल्चर से कि कौन सा ग्रोथ डेवलप हुआ, ठीक है, या कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट हुआ। इसके अलावा सर्जरी में हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है? वो तुरंत तो पस नहीं पड़ता है किसी भी उसमें। हम सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को फ्रॉम 30 डेज तक कंसीडर करते हैं, ठीक है। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन अगर 30 डेज तक भी पेशेंट के सर्जिकल साइट एरिया पे इन्फेक्शन है या पस डेवलप हो रहा है, तो वो क्या है आपका? सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। किस में कंसीडर हुआ आपका? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। इसे लिखना चाहते हो तो लिख लो, आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एडमिशन या अप टू 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। सेकेंड, अप टू 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, और 30 डेज आफ्टर एन सर्जरी। अप टू 48 आवर्स,
48 आवर्स के बाद अगर कोई भी डायग्नोसिस से अनरिलेटेड सिम्टम नजर आता है तो वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। दूसरा, अब ये बताओ, आपने हाय तो हाय सबको पता लग गया ना क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अगर मैं यही चीज आपको बोलूं कि नोसोकोमियल इन्फेक्शन, फिर कैसे? तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो या नोसोकोमियल इन्फेक्शन हो, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन चाहे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से रिलेटेड पूछा जाए कि हाई क्या होता है, ऐसे पूछे, या नोसोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, ऐसे पूछे, से आंसर आपको सेम ही देना, ठीक है। तो अब आप लोग हाई में तो कंफ्यूज नहीं होगे, आप बता पाओगे कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछो। एयरफोन और VORM